तो मैं बात करूंगा गणित की। गणित का वेटेज कितना है, कौन कौन से चैप्टर सहायक शिक्षक में है, कौन कौन से चैप्टर शिक्षक में है, किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट करनी है गणित की। और पहला जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट करेंगे। फिर तो गणित पे बात करूंगा मैं, गणित का वेटेज कितना है सहायक शिक्षक में और शिक्षक में। तो एक बार थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो पहला टॉपिक है। वैसे सुधीर सर बात किए होंगे सिलेबस पे, एक ओवरव्यू दिए होंगे आप लोग को, सिलेबस क्या है सहायक शिक्षक का और शिक्षक का। तो मैं मेनली गणित पे बात करूंगा और फिर जो आज का पहला जो टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करेंगे। तो एक ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूं आप लोग को, गणित में क्या क्या कवर करना है। तो सहायक शिक्षक की अगर बात करें, सहायक शिक्षक की, तो सर भी बताए होंगे सहायक शिक्षक में ये देख सकते हैं, सहायक शिक्षक में गणित का जो वेटेज है ये 30 अंकों का है, 30 अंकों का। अगर मैं सहायक शिक्षक की बात करूं, ऑनलाइन वाले एक बार चेक कर लीजिए आवाज वगैरह आ रही है क्या सबको, एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, आवाज वगैरह सभी को आ रही है क्या। चलिए ठीक, गुड इवनिंग सभी को। देखिए यहां पर सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करता हूं तो सहायक शिक्षक का जो पेपर होगा उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बताए दिए होंगे सर। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 150 अंकों का ये पेपर होगा। 150 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, सीडीपी का, जिसकी क्लासेस बहुत जल्द लग जाएंगी आप लोगों की। 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 अंक का। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है सामान्य हिंदी का, जहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। तीसरा जो सेक्शन है सामान्य अंग्रेजी, जहां से 25 प्रश्न 25 अंकों के। ये देखिए इस सेक्शन पे बातचीत करेंगे। चौथा जो सेक्शन है गणित का सेक्शन है, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। तो बहुत बड़ा वेटेज है यहाँ पर, गणित का जो वेटेज है सहायक शिक्षक में बहुत बड़ा वेटेज है। इस पे काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जहां पे आप अगर अच्छा से काम करेंगे तो आपको ये बहुत आगे लेके जाएगा, या फिर बहुत पीछे भी धकेल सकता है अगर आप काम नहीं किए हैं तो। क्योंकि जो बच्चे हैं जो गणित पढ़ते हैं, जो गणित को सीखे हैं या गणित बैकग्राउंड के हैं, तो 30 में 30 लाने का क्षमता भी वो रखते हैं। और अगर आप दूसरे बैकग्राउंड के हैं, बायो वगैरह पढ़े हैं, आर्ट्स वगैरह से हैं और गणित को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत पीछे हो जाएंगे उनसे। गणित एक ऐसा विषय जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे किसी बच्चे का 4 नंबर भी आएगा गणित में और किसी का 30 में 30 भी आएगा। ये जो 26 नंबर का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इस 26 नंबर के डिफरेंस को आप बाकी विषयों में कवर नहीं कर पाएंगे। गणित में जो गैप है वो बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। मतलब जो अच्छा मैथ्स बनाता है, जिसका बहुत स्ट्रांग है, वो 30 में 30 कर लेता है। कुछ बच्चे 4-5 कर पाते हैं बस। ये जो बड़ा गैप क्रिएट होता है गणित में, इस बड़े गैप को दूसरे विषयों से आप कवर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बाकी जो विषय हैं, हिंदी में अगर आप अच्छा करते हैं तो जो गणित वाला स्टूडेंट है वो भी ठीक ठाक तो कर ही लेगा। अगर आप 25 में 20 ला रहे हैं तो 15 लाने की क्षमता वो भी रखा है। अंग्रेजी में अगर आप 20 ला रहे हैं तो 15 नंबर 17 नंबर लाने की क्षमता वो भी रखता है। दूसरे विषय ऐसे हैं जहां पे गैप बहुत बड़ा क्रिएट नहीं होता है, लेकिन गणित विषय ऐसा है जहां पे बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। तो मेहनत करेंगे, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, समस्या कहीं पे नहीं आएगी आपको। पढ़ना कैसे वो सब बाद में बात करेंगे। फिलहाल वेटेज की बात करते हैं तो गणित का वेटेज बहुत बड़ा है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन के 20 प्रश्न है 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक का। और लास्ट जो सेक्शन है सामान्य ज्ञान का है 10 प्रश्न 10 अंक का। सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ छिपा हुआ है, पूरा भारत का सामान्य ज्ञान और पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा पूरा का पूरा आपका सामान्य विज्ञान भी शामिल हो जाएगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसके अलावा पर्यावरण भी इसी में है, प्रौद्योगिकी भी इसी में है, करंट अफेयर भी इसी में है, खेलकूद भी इसी में है। बहुत बड़ा सेक्शन है लेकिन वेटेज बहुत कम है, केवल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से। तो सहायक शिक्षक में अगर बड़े बड़े वेटेज को आप पकड़ेंगे तो सीडीपी का वेटेज बहुत बड़ा है, गणित का वेटेज बहुत बड़ा है, हिंदी अंग्रेजी इन दोनों का वेटेज अच्छा खासा है, पर्यावरण का वेटेज भी अच्छा खासा है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिलहाल बात करेंगे अपन गणित पे, इसी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस लेक्चर में। एक बार शिक्षक वाले सिलेबस पे भी नजर डाल लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। शिक्षक वर्ग 2 के लिए
तो पहला जो सेक्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है, जहां से 30 प्रश्न है 30 अंकों के। सामान्य हिंदी जहां से 25 प्रश्न 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी जहां से 25 प्रश्न 25 अंकों के। ये चेंज हो गया, थोड़ा सा ये चेंज किया है। गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न है, गणित और विज्ञान मिलाकर, जहां से गणित के 15 प्रश्न और विज्ञान के 15 प्रश्न। तो गणित का वेटेज को थोड़ा सा कम किया है यहाँ पर, लेकिन 15 प्रश्न भी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। सहायक शिक्षक में केवल गणित था, यहाँ पर गणित और विज्ञान है। समझ आ रहा है? इसके बाद अगला चेंज यहाँ पर किया है सामाजिक अध्ययन, 20 प्रश्न 20 अंकों के। वहां पे पर्यावरण था, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन देखा जाए तो जीएस का सेक्शन ही है पूरा, जीएस का सेक्शन है। इसमें आप इतिहास पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, तो जीएस का सेक्शन ही है देखा जाए तो। मतलब ये सामान्य ज्ञान और ये सामाजिक अध्ययन दोनों सेक्शन सेम ही है, दोनों जीएस का सेक्शन है। तो शिक्षक में जीएस का जो वेटेज है वो बढ़ के 30 नंबर का हो गया है, 30 नंबर का जीएस का वेटेज। जीएस मतलब कंप्लीट जीएस, और कंप्यूटर का वेटेज तो 10 प्रश्न का ही है। तो गणित की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न और शिक्षक में 15 प्रश्न। अब डिटेल्ड सिलेबस पे एक बार आते हैं, इसके बाद पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिटेल्ड सिलेबस पे आते हैं। तो सहायक शिक्षक का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको एक बार देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्लासेस पूरी लगेंगी, कंप्यूटर की भी लगेगी, इंग्लिश की भी लगेगी, सीडीपी भी लगेगी। पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे इंक्लूडिंग जीएस। लेकिन एक दिन में 3 ही क्लासेस चलेंगे। अभी आगे चलकर शेड्यूल मिलते रहेगा आपको, कंप्यूटर की क्लास भी होगी, इंग्लिश की भी होगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो फिलहाल अभी ये जो 3 विषय चल रहे हैं ये चलेंगे। सीडीपी की क्लासेस भी लगेंगी बहुत जल्द आपकी। तो फिलहाल इधर कॉन्सेंट्रेट करिए। सहायक शिक्षक में क्या क्या रखा गया है, तो सहायक शिक्षक का इकाई 1 और इकाई 2, ये 2 इकाई आप देख सकते हैं। गणित का शिक्षण शास्त्र है, गणित का पेडागोजी। लेकिन इस बार का पेपर अगर आप दिए होंगे, 10 जून को जो एग्जाम हुआ था, एक भी प्रश्न यहां से नहीं बना था, एक भी प्रश्न नहीं आया था, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न पूछे गए थे, एक भी प्रश्न गणित के पेडागोजी से नहीं पूछा था, एक भी प्रश्न नहीं पूछा था। जबकि 2019 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे 12 से 13 प्रश्न पूछा था, 12 से 13 प्रश्न। ये गणित का शिक्षण शास्त्र है, इसमें आप क्या सीखते हैं, गणित पढ़ना कैसे है, गणित पढ़ाना कैसे है। समझ आ रहा है? आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर के पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप गणित को सीखिए कि गणित होता क्या है, गणित पढ़ते कैसे हैं, फिर गणित पढ़ाते कैसे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स लेकर आप गणित को और आसान बना सकते हैं। तो गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे आगे चलकर, बहुत कुछ है इसमें। व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लेके चलेंगे। अमूर्त अवधारणा क्या होती है सुने होंगे, मूर्त अवधारणा क्या होती है, बहुत कुछ है सीखने को। समझ आ रहा है? बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन इस बार के एग्जाम की अगर बात करूं जो 10 जून को हुआ था, 10 जून को जो 12,489 पदों के लिए एग्जाम हुआ था, सहायक शिक्षक का जो मैथ्स का 30 प्रश्न पूछा गया था, उसमें गणित के पेडागोजी से एक भी प्रश्न नहीं था। उम्मीद थी कि 10-12 प्रश्न आएगा, लेकिन एक भी प्रश्न गणित के पेडागोजी से नहीं आया था। इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ गया था, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर नहीं थे कि लगा था 10-12 प्रश्न आएगा और वो बन जाएगा, क्योंकि पेडागोजी मैथ्स का बहुत आसान होता है। तो उम्मीद था कि 10-12 प्रश्न आएगा और वो बना भी लेंगे, लेकिन एक भी प्रश्न नहीं आया। 30 का 30 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। 2023 का जो एग्जाम हुआ था इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन 2019 वाला एग्जाम को आप देखेंगे, 2019 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें आया था 12 प्रश्न के आसपास आया था गणित के पेडागोजी से। तो अब जो पेपर होगा इस साल, जो उम्मीद है पेपर होने का पूरा पूरा और बड़ी भर्ती होने की पूरी उम्मीद है, तो इस बार जो पेपर होगा उसमें आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि पिछले साल नहीं आया था तो इस साल भी नहीं आएगा, ऐसा अवधारणा बना के नहीं चलेंगे आप। पढ़ना पूरे को पड़ेगा। हो सकता है प्रश्न यहां से ना आए, हो सकता है कि आ जाए। सिलेबस में जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस में ये गणित का शिक्षण शास्त्र पूरा पूरा है। गणित की परिभाषा, समझ आ रहा है, अलग अलग गणितज्ञों ने गणित की परिभाषा क्या दी है, गणित का जो आप देखेंगे सीखना सिखाना किस प्रकार से होता है, प्रोग्रामिंग जो होता है, बहुत कुछ है। मतलब व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लेके आप सीखेंगे चीजों को तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 3D के एग्जाम्पल्स बच्चों को कैसे देंगे आप, अगर कुछ 3D आकृति पढ़ाना है किसी बच्चे को
आप टीचिंग फील्ड में जाएंगे, आगे चलकर किसी बच्चे को या फिर पूरी क्लास को आपको पढ़ाना है 3D आकृति। 3D आकृति का मतलब जानते हैं, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को पढ़ाना है गोला, स्फेयर, किसी क्लास को मैं गोला पढ़ा रहा हूं, स्फेयर। अब कैसे एग्जांपल दूंगा स्फेयर का, क्योंकि बोर्ड में तो ड्रॉ कर नहीं सकता मैं, बोर्ड तो 2D है, 2D में तो मैं गोले को ड्रॉ कर नहीं सकता। तो बच्चों को सिखाऊंगा कैसे कि गोला क्या होता है, तो मैं व्यवहारिक एग्जांपल्स दूंगा उनको। फुटबॉल जो देखे हैं वो क्या होता है, गोला होता है। टेनिस बॉल क्या है, गोला है। जो कंचे खेलते हैं वो क्या है, गोला का एग्जांपल है। तो ये पढ़ाने का तरीका होता है। यही सब कुछ सीखेंगे कहां पे आप, पेडागोजी, गणित का पेडागोजी में। मूर्त अवधारणा से अमूर्त अवधारणा की ओर, अमूर्त अवधारणा से मूर्त अवधारणा की ओर कैसे चलते हैं। तो व्यवहारिक एग्जांपल्स ले लेके समझेंगे तो आपको गणित का शिक्षण शास्त्र बहुत आसान लगेगा। आप बोलेंगे थ्योरी है याद कर लेंगे, तो काम नहीं चलने वाला। व्यवहारिक एग्जांपल्स लेंगे, आसानी से डील हो जाएगा ये। तो 19 में यहां से 10 से 12 प्रश्न आया था, लेकिन 2023 में एक भी प्रश्न नहीं आया था, जो कि बहुत शॉकिंग था। एक भी प्रश्न नहीं आना। अब इस साल क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए। तो सहायक शिक्षक का पहला और दूसरा इकाई ये है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इकाई 3। अब यहां से जो चैप्टर्स आप देखेंगे वो व्यापम का जो मैथ्स का जो सिलेबस है वही सिलेबस दिखेगा आपको, लगभग वही सिलेबस है। व्यापम में जो गणित पढ़े होंगे आप, या पीएससी की तैयारी कभी किए होंगे तो गणित जो पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़े होंगे तो बचपन में जो गणित के चैप्टर्स के नाम सुने हैं वही सब चैप्टर्स दिखाई देंगे। ये देखिए दशमलव प्रणाली, समझ आ रहा है, यूनिट का कन्वर्जन होगा यहाँ पर बस। इसके बाद संख्याएं, जो कि बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम, संख्याएं की जानकारी तो होनी ही चाहिए आपको। कोई भी संख्या अगर मैं लिख दूं तो आपको बताना आना चाहिए कि वो संख्या कौन सी है, कहां पे बैठेगी वो, समझ आ रहा है। मैं लिख दिया कि 2, तो 2 किस प्रकार की संख्या है। मैं लिख दिया -3/2 किस प्रकार की संख्या है। मैं लिख दिया वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या है। मैं लिख दिया -2 का वर्गमूल किस प्रकार की संख्या है। मैं लिख दिया पाई किस प्रकार की संख्या है। तो ये सब जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 2.5, तो ये किस प्रकार की संख्या है। तो संख्याओं का वर्गीकरण तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 परिमेय है कि अपरिमेय है, पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय, अगर अपरिमेय है तो क्यों है। तो सारी संख्याओं की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। बिना संख्या के तो मैथ्स कभी पूरा होगा ही नहीं। संख्या तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं का उदाहरण हर जगह आएगा। बिना संख्या के मैथ्स कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आप संख्या के बिना कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहला और बेसिक चैप्टर संख्या का यही होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, यहां से हमेशा प्रश्न बनता है, हमेशा बार वाले प्रश्न देखे होंगे। ये देखिए इस प्रकार के, इसको P/Q में कन्वर्ट करिए। ऐसा बार वाला प्रश्न आता है इस चैप्टर से। भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम अवरोही क्रम आता है। ये देखिए इनको बोल देगा आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, कौन बड़ा कौन छोटा, प्रश्न बनते ही है यहां से। ये सारे चैप्टर्स वही हैं जो आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ते आए हैं। ये देखिए बॉड मास, 2 प्रश्न आया था इस बार। वी बॉड मास रूल, बेसिक कैलकुलेशन को सीखते हैं यहाँ पर। उसके बाद वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, 2 विधि पढ़ते हैं आप, गुणनखंड विधि और भाग विधि। एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न आया था इस बार सहायक शिक्षक में, देखे होंगे आप। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले होंगे। 3y - x का मान क्या होगा। 2 संख्याएं थी जिनका एलसीएम क्या दिया था, 161। अभाज्य संख्याएं थी, पूछा क्या था, 3y - x का मान। और भी पूछा था संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ऐसा कुछ प्रश्न आपने देखा होगा। 2 प्रश्न आया था स्ट्रेट, एकदम 2 प्रश्न। तो एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। औसत ये तो पूछेगा ही, वही सब है जो बचपन में आप पढ़े हैं। ये देखिए प्रतिशत है, अब प्रतिशत है तो लाभ हानि रहेगा ही। ये देखिए लाभ हानि है। साधारण ब्याज है, अनुपात समानुपात है, चाल समय दूरी है, एकदम बेसिक चैप्टर्स। आप पीएससी का मैथ्स उठा लीजिए, व्यापम का मैथ्स उठा लीजिए, यही सब चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे, यही सब चैप्टर्स। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए एक एक नियम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं। समय, कार्य और मजदूरी, क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन, सारा चैप्टर वही है जो पढ़ते हैं आप, समझ आ रहा है। ये ज्योमेट्री का सेक्शन है थोड़ा सा,
क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सब थोड़ा ज्योमेट्री वाला सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो सहायक शिक्षक के लिए अगर आप गणित का सिलेबस देखते हैं तो सहायक शिक्षक के लिए गणित में क्या क्या है, 30 अंकों के लिए ये सारी चीजें सहायक शिक्षक में गणित के लिए शामिल की गई। कितना है, समझ आ रहा है? शिक्षक में देखेंगे तो जो इसमें छूटा है वो सब भी शामिल हो जाएगा। शिक्षक का सिलेबस तो इतना बड़ा है कि आप सीजीपीएससी प्री और मेंस का मिला दीजिए, उतना बड़ा सिलेबस शिक्षक का मैथ्स का है। जितनी चीजें आप अभी तक देखे हैं वो तो है, जो छूटा है वो सब आ जाएगा। देखना, शिक्षक का दिखा रहा हूं मैं आपको। तो शिक्षक में गणित का वेटेज 15 प्रश्नों का है। ये देखिए, इकाई 1, वहां 1 और 2 जो था उसको मिलाकर क्या बना दिया, इकाई 1। ये देखिए पूरा पेडागोजी वाला है, 1 और 2 को मिला के पूरा पूरा 1 बना दिया इसको। गणित का पेडागोजी, एक भी प्रश्न नहीं आया था शिक्षक में भी, समझ आ रहा है? ये देखिए, इसके बाद देखना, ये देखिए इकाई 2, घातांक वहां पे नहीं था, यहाँ पे आ गया है। लेकिन घातांक ऐसा चैप्टर है जहां से व्यापम हमेशा प्रश्न पूछता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस में हो मत हो, घातांक से प्रश्न बनता है। घातांक के जो नियम बचपन से पढ़ते आए हैं, आधार समान है तो घात जुड़ता है, बीच में अगर गुणा है तो घात घटता है, बीच में भाग है तो वही सब नियम। ये देखिए बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, समीकरण में ये देखिए सरल एक घातीय समीकरण जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसके बाद श्रेणियां, ये देखिए समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एक प्रश्न यहां से आता ही है, इस बार भी आया था एक प्रश्न जो कि सहायक शिक्षक में नहीं है। इसके आगे बढ़ेंगे, ये देखिए वही सब, ब्याज में सरल ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया, वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था। अनुपात समानुपात, ये देखिए प्रतिशत है, लाभ हानि है, चाल समय दूरी है, सब कुछ है, सब कुछ है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, रेखा कोण, 1D, रेखा क्या है, 1D है। उसके बाद 2D पूरा है, ये देखिए 2D भी पूरा है, त्रिभुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, मतलब 2D भी है। 3D भी आ गया, देखिए घन है, घनाभ है, बेलन है, 3D भी आ गया। इसके अलावा त्रिभुज है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, चतुर्भुज है, वृत्त है, सब कुछ आ गया इसमें। इसके अलावा खत्म नहीं हुआ है, देखिए और भी है, सांख्यिकी का पोर्शन भी आ गया, मतलब डीआई जो पढ़ते हैं आप, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, सब आ गया। देखो ये देखिए बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, सब कुछ है। इसके अलावा थोड़ा सा माध्यिका का कंसेप्ट भी शामिल हो जाता है। तो शिक्षक के लिए अगर आप मैथ्स पढ़ दिए हो पूरा, तो व्यापम का, पीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, एक भी टॉपिक इससे बाहर नहीं मिलता है आपको। शिक्षक का जो सिलेबस है मैथ्स का, अगर आप उसको पढ़ दिए हो तो आप व्यापम का, पीएससी का कोई भी एग्जाम उठा दो, सिलेबस इससे बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी चैप्टर छूट नहीं रहा है। देख सकते हैं सारे चैप्टर शामिल हो गए हैं, एक भी चैप्टर नहीं छूटा है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, समय दूरी है, समय कार्य है, रेखा कोड भी शामिल हो गया, 2D पूरा है, 3D पूरा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, समरूपता है, चतुर्भुज और वृत्त है, कुछ भी नहीं छूटता। इवन यहां पर पूरा का पूरा सांख्यिकी भी शामिल हो जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट पढ़ते हैं आप, सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दंड आलेख पढ़ते हैं ना, दंड आलेख बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेखा चित्र, लाइन ग्राफ बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलेशन, सारणी में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ है। इसके अलावा बारंबारता बंटन सारणी, माध्यिका वगैरह का कंसेप्ट भी है पूरा। इतना है देखिए सिलेबस में, समझ आ रहा है? तो शिक्षक के लिए मैथ्स पढ़ाना बहुत ये टफ काम हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा। शिक्षक के हिसाब से नंबर भी कम था शिक्षक में, तो उल्टा करता तो समझ में भी आता कि चलो नंबर के हिसाब से सिलेबस है। अब सहायक शिक्षक में नंबर 30 और यहाँ पे नंबर 15, लेकिन सिलेबस इसका बड़ा है। बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, शिक्षक के लिए तो है ना। डीएलएड वाले दोनों के लिए एलिजिबल हैं, डीएलएड वाले दोनों के लिए एलिजिबल हैं। समझ आ रहा सिलेबस? तो मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। व्यापम का कोई भी एग्जाम पढ़िए, कोई भी एग्जाम दीजिए, मैथ्स के बिना संभव ही नहीं होता है। व्यापम के हर एग्जाम में मैथ्स का वेटेज अच्छा बड़ा कर दिया है, हर एग्जाम में। आरआई दे दीजिए, पटवारी दे दीजिए, मंडी इंस्पेक्टर दे दीजिए, हॉस्टल वार्डन दे दीजिए, सब में तो भर भर के मैथ्स है, सब में है। सिलेबस से संबंधित कुछ मन में प्रश्न है किसी के तो पूछ सकते हैं, बताइए। सिलेबस से संबंधित
किसी के मन में कुछ प्रश्न है, कुछ बातचीत करना चाहते हैं सिलेबस को लेकर? सिलेबस तो कहीं ना कहीं जानते होंगे, पेपर दिए होंगे ना इस बार, कि बस दे दिए थे? ऐसा तो नहीं है कि बस दे दिए थे, सिलेबस वगैरह पता नहीं था, तैयारी वगैरह थी नहीं, बस गए थे पेपर देने? सिलेबस तो पता था, तभी तो बोल रहे थे कि 30 का 30 जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया था, पेडागोजी से एक भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिपेयर होके तो गए थे आप लोग कि पेडागोजी भी मैथ्स का है। अच्छा, किसी भी विषय का पेडागोजी नहीं पूछा था वो? हिंदी के पेडागोजी से भी प्रश्न नहीं आया था, अंग्रेजी के पेडागोजी से भी नहीं आया था, पर्यावरण के पेडागोजी से भी नहीं आया था, गणित के पेडागोजी से भी नहीं आया था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था ऐसा? इंग्लिश में आया था क्या? अच्छा, मैथ्स में तो एक भी नहीं पूछा था, किसी भी प्रकार से नहीं था वो पेडागोजी का प्रश्न। और 30 का 30 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वहां पे 15 का 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हाँ, उसके लिए प्लस पॉइंट है। नहीं तो उसको प्लस पॉइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते तो बन जाता सारा कुछ एकदम स्ट्रेट, मतलब जो व्यापम का दायरा था उसी को पूछा था बस। उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते, व्यापम का थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़ते, तो सारे प्रश्न आपके नोट्स में रहते, सारे प्रश्न। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो व्यापम के दायरे से बाहर था। मतलब अगर आपने व्यापम का एनालिसिस करके बैठा है, आप अगर व्यापम का एनालिसिस करके बैठे हैं पिछले 6-7 साल का, सब कुछ व्यापम के दायरे में ही था। व्यापम का दायरा सीमित भी है, उससे बाहर जाता भी नहीं है। जैसे पीएससी का दायरा बहुत बढ़ चुका है, पीएससी तो कुछ भी दे रहा है अब, एसएससी को उठा ले रहा है, रेलवे को उठा ले रहा है, लेकिन व्यापम ऐसा नहीं कर रहा है। जो पूछ रहा था 4 साल पहले, आज भी वही पूछ रहा है। तो व्यापम का सब कुछ बनेगा आपसे, थोड़ा सा नोट्स को प्रिपेयर करेंगे आप, जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही पढ़ेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे आप। अब पढ़ना कैसे थोड़ा सा बता दे रहा हूं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पढ़ते हैं। नोट्स को बनाएंगे आप देखेंगे एक भी प्रश्न आपको नोट्स से बाहर नहीं मिलने वाला, एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा नोट्स से बाहर। नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, जैसा लिखवाऊंगा वैसा लिखिए, जिन क्वेश्चंस को कराऊंगा उन क्वेश्चंस को नोट्स में करिए, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा। पहली बात तो प्रैक्टिस कहां से करना है, तो प्रैक्टिस शीट मिलेगा, उसी से प्रैक्टिस करेंगे बस। बुक अगर आपको लेनी है तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बुक्स पढ़ के कंफ्यूजन ही होता है, क्योंकि बुक्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी नहीं करते, और करते भी है तो आपको पता नहीं है कि कौन से सही रहेंगे आपके लिए, कौन से सही नहीं रहेंगे। तो बुक्स वगैरह नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा, नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस शीट आपको हर चैप्टर का मिलेगा, जिसमें 35 से 40 प्रश्न रहेंगे, 35 से 40 प्रश्न हर चैप्टर का प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको, जिसको आप लोग बनाएंगे, क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर होने के बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा, उसको आप लोग घर में 2 दिन में 3 दिन में बनाएंगे, उसका डिस्कशन क्लासरूम में होगा। और नोट्स में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो पढ़ने ही है आपको, होमवर्क जो मिलेगा कुछ क्वेश्चंस वो नोट्स में ही लिखेंगे आप। इतना काम करिए, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा, एक भी प्रश्न, इसका मैं गारंटी ले रहा हूं एकदम, चाहे वो शिक्षक का हो चाहे सहायक शिक्षक का हो, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला, सब कुछ आपके नोट से रहेगा आपके पास। लेकिन नोट्स को बनाएंगे, बेसिक बताऊंगा, जहां पे शॉर्टकट्स की आवश्यकता है वहां पे शॉर्टकट पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट को पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट पढ़ाते जाइए खत्म होते जाएगा। शॉर्टकट ही तो बर्बाद कर दिया पूरे मैथ्स को। बच्चे क्या करते हैं, केवल शॉर्टकट को याद करते हैं, पढ़ाने वाला भी खुश और पढ़ने वाले भी खुश। ये बता दिए कि ऐसा ऐसा कर दो आंसर आ जाएगा, वैसा वैसा कर तो दिए आप, लेकिन एग्जाम में थोड़ी वही प्रश्न आएगा, थोड़ा सा चेंज किया तो वो शॉर्टकट खत्म हो गया आपका। बेसिक को सीखना है यार, बेसिक को एकदम बेसिक पे काम करना है आपको। बेसिक सीख गए तो समस्या बिल्कुल नहीं है आपको। प्रतिशत का बेसिक को पकड़िए, फॉर्मूला एक भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप शॉर्टकट पढ़ेंगे तो फॉर्मूले और शॉर्टकट अपराध हैं इसमें, लाभ हानि के फॉर्मूले शॉर्टकट अपराध हैं, लेकिन बेसिक को पकड़िए, बेसिक पकड़े तो प्रतिशत ही लाभ हानि है, आपको समझ में आने लगेगा कि प्रतिशत ही तो लाभ हानि है, शब्दों को चेंज कर रहा है बस। वहां पे प्रारंभिक मान तो यहाँ पे क्रय मूल्य बोल दिया, वहां पे अंतिम मान तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बोल दिया, वहां पे वृद्धि तो यहाँ पे लाभ बोल दिया, वहां पे कमी तो यहाँ पे हानि बोल दिया, बाकी प्रतिशत ही लाभ हानि है। प्रतिशत ही क्या है पूरा, SICI, प्रतिशत ही क्या है पूरा, SICI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लिंक करना पड़ेगा आपको, बेसिक को पकड़ के चलेंगे तब काम बनेगा, और बेसिक पे ही काम कराऊंगा मैं।
थोड़ा आराम से चलती है मेरी क्लासेस, लेकिन बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे अपन। सीधे मैं प्रतिशत में नहीं आऊंगा, एकदम बेसिक से चलेंगे। रेगुलर क्लास आइए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करिए, इससे ज्यादा मेरा डिमांड ही नहीं है। रेगुलर आइए, कभी कभार नहीं आ पाते तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगा ही, रिकॉर्डिंग्स को देख के आ जाइए। समझ आ रहा है? जो भी आप लोग ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन, आप सभी को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलेंगी। मतलब आपके पास लाइव क्लास घर में बैठ के देखने की सुविधा भी रहेगी। कभी नहीं आ पाते तो घर में बैठ के लाइव देख लीजिए, जैसे बच्चे देख रहे हैं। लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स भी रहेगा, रिकॉर्डिंग्स देख के आइए, लेकिन अगले दिन जब आएंगे तो उससे पुराना क्लास को देख के ही आओ। समस्या मैं गारंटी ले रहा हूं कहीं पे नहीं आएगा। बस रेगुलर आइए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करिए, समस्या नहीं आएगा। तो स्टार्ट करेंगे फिर आज से, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ऑनलाइन वालों को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें पीडीएफ आपको दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल करके सेक्शन है आप लोग के ऐप में, वहां पे भी प्रैक्टिस शीट्स हो गया और जो डेली का पीपीटी है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चिंता मत करिए, सारा कुछ मिलेगा ऑनलाइन में भी आप लोग को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन में क्या क्या चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसका एक शेड्यूल आपको बता रहा हूं कि अगले 7 दिन में, मतलब एक सप्ताह में क्या क्या चीजें अपन सीख जाएंगे, जिनकी आवश्यकता है आपको अगले 7 दिन में। लगभग ऐसा नहीं कि 7 ही दिन में खत्म करूंगा, 8 दिन भी हो सकता है, 6 दिन में भी हो सकता है। तो लगभग 7 दिन में क्या क्या सीख जाएंगे, ध्यान से समझिए। संख्या को सीखेंगे आप कि संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार कितने होते हैं, ये सीख जाएंगे सबसे पहले तो आप कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। मतलब कोई भी संख्या अगर मैं लिख दिया आपके सामने तो आपको पता होगा कि वो कहां बैठेगा, क्यों बैठेगा, ये आपको पता होगा। अगर मैं पाई बोल दिया तो पाई कौन सी संख्या होती है, कहां पे बैठती है, आपको पता होगा। अगर मैं बोल दिया वर्गमूल 2 तो आपको पता होगा वर्गमूल 2 क्या होता है, कहां पे बैठता है। अगर मैं बोल दिया -3/2, 7/9, सारी संख्याएं, मैं बोल दिया 2.5, मैं बोल दिया एग्जांपल के लिए 2.3333, ऐसी संख्या देखे हैं ना। इसी को तो बार के रूप में ऐसा लिखते हैं आप, दशमलव के बाद जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। सारी संख्याओं की बात कर रहा हूं, पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे गणित में संख्याएं जो भी हैं वो आपको पता चल जाएंगी कि संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इन पे आधारित कुछ प्रश्नों को डील करेंगे, इन पे आधारित कुछ प्रश्न, जैसे अभाज्य संख्या को लेकर हमेशा प्रश्न बनते हैं, अभाज्य संख्या को लेकर हमेशा से प्रश्न बनते हैं। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इस पे हमेशा प्रश्न बनता है। संख्याओं को लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं। समझ आ रहा है? ये कवर करेंगे, संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन पे आधारित जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद वी बॉडमास रूल को समझेंगे, जो आपके बेसिक कैलकुलेशन को ठीक करेगा। इसके जस्ट बाद आएंगे वी बॉडमास में, जो आपके बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। बेसिक कैलकुलेशन मतलब आपको कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये वाले लेक्चर से 3-4 दिन का क्लास को अटेंड कर दिए तो आपका कैलकुलेशन कभी गलत ही नहीं होगा। कितना भी मैं एकदम वाहियात टाइप का बड़ा सा लिख दूं डेटा, एक पेज का पूरा डेटा भर दूं, तो भी आप उसको कैलकुलेट कर दोगे, क्योंकि ये बताएगा आपको कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कैलकुलेशन मैथ्स में किया जाता है, वो बताएगा आपको वी बॉडमास। 2 प्रश्न पूछा गया था इस बार सहायक शिक्षक में, आपके सिलेबस में भी है ये। सहायक शिक्षक में 2 प्रश्न पूछा गया था वी बॉडमास रूल से, 2 प्रश्न, इसी साल की बात कर रहा हूं। तो ये सीखेंगे वी बॉडमास रूल, अलग अलग वैरायटी के प्रश्न भी आएंगे इसमें। तो सप्ताह भर में आपका इतना खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह में। वी बॉडमास केवल ऐसा नहीं कि एक लेक्चर का है, वी बॉडमास में अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। ये देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं, 2/3 का 4/7 -2/5 +3/4 -1/2, ये देखिए ऐसे लेंदी प्रश्न बनते हैं। समझ आ रहा है? सारा कुछ सीख जाएंगे आप, ये सब कैलकुलेशन सीख जाएंगे आप, कहीं पे आपको डाउट नहीं रहेगा कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सप्ताह भर का टारगेट ये रहेगा अपना, सप्ताह भर का, इतना सप्ताह भर में कवर हो जाएगा। आराम से चलेंगे, एक सप्ताह में इतना पूरा कवर हो जाएगा। संख्या पूरा, जितना संख्या होता है अलग अलग प्रकार का, सारी संख्याओं को समझेंगे, उन पे प्रश्न करेंगे, वी बॉडमास रूल पूरा खत्म करेंगे, पूरा खत्म वी बॉडमास रूल को।
जोड़ना घटाना, कैसे जोड़ते हैं इनको, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा, कैसे भाग, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो यहां तक कवर हो जाएगा आपका एक सप्ताह में। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे संख्या। थोड़ा सा देख लीजिए, आधे घंटे 20 मिनट और। संख्या, संख्या क्या होती है तो समझेंगे, एकदम बेसिक बातों को समझेंगे। संख्या क्या होती है, तो संख्या क्या होती है तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है, लिखेंगे संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, मापने का मतलब क्या, मेजरमेंट, गिनने में, गिनने का मतलब काउंटिंग, और भी चीजों में होता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हो, गिनने में करते हो, इत्यादि चीजों में करते हो। मापने और गिनने में क्या फर्क है बताओ, मापने में और गिनने में क्या फर्क समझ में आता है, बताइए, बातचीत करिए ताकि थोड़ा सा। ठीक, हाँ, जैसे मापने का एग्जांपल बताइए। ठीक, समझ आ रहा है। मापने का मतलब क्या, मेजरमेंट करना। जैसे मैं अपने हाइट को माप रहा हूं तो क्या है ये, मापना, मेजरमेंट करना। मैं अपने वेट को माप रहा हूं, भार को, तो क्या है ये, मापना, मेजरमेंट करना। जैसे मेरी हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है, मेरा वेट मान लीजिए 70.5 केजी है, तो ये क्या है, मापना, मेजरमेंट करना। गिनने का मतलब क्या, चेयर्स को काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों की संख्या को काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, काउंटिंग। अब एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, मापने में और गिनने में एक छोटा सा डिफरेंस क्या आएगा, गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज कभी नहीं होता, जबकि मापने में होता है। समझ आ रहा है, दशमलव वाली संख्याओं का मतलब क्या, ये देखिए, दशमलव वाली संख्याओं का मतलब 2.5, 70.6, समझ आ रहा है, 170.8, तो मापने में इन संख्याओं का यूज हो जाएगा लेकिन गिनने में नहीं होगा। आप चेयर्स को काउंट करेंगे तो कभी बोलेंगे क्या 2.5 चेयर्स हैं, नहीं बोलेंगे। 2.5 लड़के हैं, 2.5 लड़कियां हैं, नहीं बोलेंगे। तो गिनने में कभी भी दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं होगा लेकिन मापने में हो जाएगा। लंबाई है 2.5 किलोमीटर, चौड़ाई है 2.5 किलोमीटर, बोलते हैं ना ऐसा। मेरा हाइट कितना है, 160.7 सेंटीमीटर, बोलते हैं ऐसा। रायपुर और बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 110.5 किलोमीटर, बोलते हैं ऐसा। तो मापने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाएगा लेकिन गिनने में नहीं होगा। आप पेन को गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ऐसा नहीं बोलेंगे 2.5 पेन है मेरे पास, 3.5 पेन है, 4.5 पेन है, 5.5 लड़के हैं, 6.5 लड़कियां हैं, कभी ऐसा सुने हैं क्या। तो गिनने में और मापने में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। मापने का मतलब मेजरमेंट करना और गिनने का मतलब काउंटिंग करना। तो गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज कभी नहीं होगा लेकिन मापने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाता है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में। तो संख्या क्या होती है, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप करते हैं मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों, और भी चीजों में यूज होता है। गणितीय वस्तुएं क्यों बोल रहा हूं, पूरे गणित में संख्याएं ही तो हैं, पूरे गणित में केवल संख्याएं ही तो हैं, बिना संख्या के गणित कुछ होता ही नहीं है। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में किया जाता है। मेन जो मुद्दे की बात है, संख्या कितने प्रकार की होती है, ध्यान से समझेंगे। संख्या जो है ये दो प्रकार की होगी, एक होगी वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी होगी काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, एक और होती है दोनों का मिला जुला रूप, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार की होगी,
एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। ये दो ही संख्याएं मुख्यतः होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या सिलेबस में ही नहीं है। आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, काल्पनिक संख्या सिलेबस में कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगी, कहीं पे दिखाई नहीं देगी। आप जो सिलेबस देखे थे, ये देखिए सहायक शिक्षक का जो सिलेबस देखे थे उसको देख सकते हैं। संख्याएं पूर्ण है, सम है, विषम है, अभाज्य है, विभाज्य है। काल्पनिक कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगी। तो सिलेबस में काल्पनिक संख्या है ही नहीं। आप कोई भी सिलेबस उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम का, सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, काल्पनिक संख्या सिलेबस में ही नहीं है। फिर भी थोड़ा सा समझिए काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं। तो काल्पनिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। नाम से ही क्लियर है, जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर संख्याएं दिखाई दी, इन संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? काल्पनिक। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, ध्यान रखिएगा, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर संख्याएं दिखाई दी, इन संख्याओं को आप क्या नाम देते हैं? काल्पनिक संख्या का नाम देते हैं। पूरे गणित में कहीं पे ऐसी संख्याएं दिखाई नहीं देंगी आपको। अगर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ रही है तो आप अपने कैलकुलेशन को वापस से चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक ही किया होगा, तभी ऐसा आ रहा है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है काल्पनिक संख्या। तो कहीं पे भी पूरे सिलेबस में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या आ रही है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्या आ गई तो इन संख्याओं को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो, उसी को बोलते हैं आप काल्पनिक संख्या। पहचान पाएंगे? तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, ध्यान रखिएगा, वर्गमूल 2 को काल्पनिक मत बोलना। वर्गमूल 2 काल्पनिक नहीं है। क्या है ये? वास्तविक। और वास्तविक में कौन सा है ये? अभाज्य, अपरिमेय। वास्तविक में कौन सा है ये? अपरिमेय। पढ़ाऊंगा मैं अभी। लेकिन काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक का मतलब वर्गमूल के अंदर कैसा रहेगा? ऋणात्मक रूप में रहेगा। इतना ही जानकारी बहुत है काल्पनिक के लिए। आई का एक वैल्यू होता है वर्गमूल -1, वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल्पनिक आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आप केवल इतना जानकारी रखिए कि काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, इसको बोलेंगे काल्पनिक। जैसे वर्गमूल -35 क्या है? काल्पनिक। वर्गमूल -40 क्या है? काल्पनिक। ये सारी संख्याएं काल्पनिक। इनको छोड़कर सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक, जो आपके सिलेबस में है। अब जो वास्तविक संख्या होती है, ये 2 प्रकार की होती है। ध्यान से समझिए, वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब देखना, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन काम की है, ध्यान से समझो। काल्पनिक तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? वास्तविक। और वास्तविक संख्या 2 प्रकार की है, परिमेय और अपरिमेय। इसके अलावा वास्तविक संख्या का कोई और प्रकार नहीं है, केवल 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब समझ आ रहा है? आपके सामने गणित में जो भी संख्या आएगी, या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। समझ आ रहा है? पूरे मैथ्स के सिलेबस में सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लो, आपके सामने कोई भी संख्या लिख के आई, कोई भी संख्या लिख के आई, या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। कंफर्म है ये। काल्पनिक है ही नहीं, छोड़ दीजिए। वास्तविक है। वास्तविक 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। मतलब कुछ भी लिखा मैं आपके सिलेबस में, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी। ये देखिए, ये सारी संख्याएं, ये देखिए, ये जो मैं लिखा हूं, पाई, वर्गमूल 2, ये -3/2, 7/9, 2.5, 2.3 का बार, ये सारी संख्याएं या तो परिमेय है या तो अपरिमेय। समझ आ रहा है? इसमें से कोई परिमेय है, जैसे ये क्या है? परिमेय, ये परिमेय, ये क्या है? अपरिमेय, ये क्या है? अपरिमेय।
कहने का मतलब परिमेय या अपरिमेय, बस, इसके अलावा कोई और टाइप नहीं है आपके पास। समझ पा रहे हो बात को क्या बोल रहा हूं? तो काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, केवल वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में या तो कोई संख्या आई तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। क्लियर है? बताऊंगा परिमेय किसको बोलते हैं, अपरिमेय किसको बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा अगर आप अपने मन में सोचे तो क्या सोच सकते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी? वास्तविक। समझ आ रहा है? अभी नोट मत करिए, कल लिखवाऊंगा पूरा। अभी क्लासिफिकेशन को देख लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी? वास्तविक। आगे क्लासिफाई करते हैं। परिमेय संख्या होती है तीन प्रकार की। एक होती है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। परिमेय संख्या फर्दर क्लासिफाई होकर तीन टाइप से बटेगी: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। समझ आ रहा है? पूर्णांक संख्या फर्दर क्लासिफाई होगा तीन टाइप से। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है धनात्मक। एक एक संख्या के बारे में कल चर्चा करूंगा आप लोग से, मैं केवल एक बार क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं। तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की: ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या जो आप देख पा रहे हैं, ये प्राकृत संख्या होती है दो प्रकार की। एक होती है सम प्राकृत, जिसको सम संख्या बोलते हैं आप, सम प्राकृत संख्या। और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। सम और विषम सुनते हैं ना, जो इवन ऑड, वही है ये संख्या का क्लासिफिकेशन है। नोट कर लीजिए यहां तक जो कर रहे हैं, ये संख्या का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा और भी संख्याएं देखनी है, जिसमें एक है अभाज्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं। एक है विभाज्य संख्या, जिसको भाज्य बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इतना कवर करेंगे अपन। समझ आ रहा है? एक एक संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे अपन। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। भाज्य को कंपोजिट। इंग्लिश वाले भी हैं क्या? तो बता दीजिएगा, मैं कल से बोलते समय इंग्लिश में भी पूरे टर्म्स बोल दूंगा। अभी तक बोलते ही आया हूं मैं। आप उसको वास्तविक बोल सकते हैं, परिमेय भी बोल सकते हैं, परिमेय के अंतर्गत बोल सकते हो आप। कल पढ़ाऊंगा। परिमेय का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सारी अभाज्य और भाज्य संख्याएं परिमेय के अंतर्गत आ जाती हैं, सारी अभाज्य और भाज्य संख्याएं। लेकिन उसको अलग से ही लिखिए, क्योंकि अलग से ही पढ़ाऊंगा उसको। बहुत बड़ा दायरा है, परिमेय संख्या का दायरा बहुत बड़ा है। गायत्री एक बार कॉल कर लीजिएगा, जिस नंबर पे बात हुई होगी आपकी, उसमें कॉल करके पूछ लीजिएगा एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कैसा है, बता देंगे आप लोग को। नहीं, पूर्ण संख्या का कोई डिवीजन नहीं है। देख लीजिए, क्लासिफिकेशन को रीड कर दे रहा हूं मैं। संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को समझ गए, काम का नहीं है, ये भी समझ गए। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम। इंग्लिश में रियल नंबर दो टाइप का, रैशनल और इररैशनल। रैशनल नंबर तीन टाइप का, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। नेचुरल नंबर्स में इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। ये दो अलग से पढ़ाऊंगा। अभाज्य मतलब प्राइम, भाज्य मतलब कंपोजिट। ये किसके अंतर्गत आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परिमेय का दायरा बहुत बड़ा है, सब उसी के अंदर घुस जाएगा। समझ आ रहा है? पढ़ाऊंगा ये। क्लासिफिकेशन को ध्यान रखिए, बाकी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में एक एक संख्या को। बहुत कुछ जानेंगे आप, बहुत सारी नई जानकारी भी आपको समझ में आएगी। जैसे पाई किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? क्या लगता है? कल से पढ़ाऊंगा। इसके आगे कुछ जनरल बातचीत कर रहा हूं मैं।
पाई को देखकर क्या लगता है, परिमेय है कि अपरिमेय? पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। अब मैं ये बोल रहा कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है, 3.14, तो 3.14 तो 22/7 ही है, तो मैं बोल रहा ये भी नहीं होता है। इनफाइनाइट, बहुत कहानी है पाई के पीछे। पाई होता क्या पता किसी को? पाई क्या है ये, कहां से आया है पाई, किसको बोलते हैं पाई? बताइए कहां से आया है पाई, किसको बोलते हैं पाई? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाई पाई पाई, पाई है क्या ये, पता है क्या? पाई का एक्चुअल वैल्यू पता है क्या होता है? पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14159। अभी मत लिखना, ये सब पढ़ाऊंगा। ये होता है पाई का एक्चुअल वैल्यू। 22/7 करोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, 22/7 करोगे तो 3.14 तक तो मिलेगा, आगे चेंजेस पैदा हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू पाई का ये होता है, नेट में सर्च करके देखना क्लास के बाद पाई का वैल्यू क्या होगा। 3.14159 चलते रहेगा चलते रहेगा। अच्छा, इसी के आधार पे तो पाई दिवस मनाते हैं, पाई दिवस इसी के आधार पे मनाते हैं। 14 मार्च को मनाते हैं पाई दिवस। 14 मार्च कहां से आ रहा है, समझ आ रहा है? 3.14, ये 14 और ये क्या हो गया, मार्च। समय है इसका 1:59 पर ही मनाते हैं, 1:59 पर। ये देखिए 159 से 1:59 पर, ये है पाई दिवस, हर साल मनाते हैं पाई दिवस। 22/7 ले दोगे तो पाई दिवस का ही पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। 22/7 करके देखना कैलकुलेटर में, 22/7 करोगे तो 3.14 तो मैच होगा, आगे मैच नहीं होगा। और 22/7 ले दिए पाई का वैल्यू, तो बहुत सारी संख्याओं में गड़बड़ी आ जाएगी, फिर समझाऊंगा आगे चलकर। तो क्यों 22/7 बचपन से लेते आ रहे हैं, ये भी समझाऊंगा कि क्यों 22/7 लेते आ रहे हैं। बचपन से तो 22/7 ही करते आ रहे हैं ना, क्यों करते आ रहे हैं फिर 22/7? सारी बातें, बहुत सारी नई बातें सीखेंगे आप। ये पाई है क्या एक्चुअल में, इसको भी समझेंगे। ये पाई एक्चुअल में आया कहां से है, ये भी समझ में आएगा। तो समझाऊंगा एक एक बातें। जब अपरिमेय संख्या में आऊंगा तो समझाऊंगा पाई कहां बैठता है, अपरिमेय संख्या, क्यों बैठता है अपरिमेय में, ये भी समझेंगे अपन। वर्गमूल 2 कहां बैठता है, अपरिमेय में। वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 सब अपरिमेय। क्यों होते हैं ये सब अपरिमेय, एक एक पॉइंट को पूरा समझ के पढ़ेंगे आप। रटने की मैथ्स में कहीं पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कहीं पे ऐसा फील नहीं होगा कि सर रटा रहे हैं, पूरा आपको समझ में आएगा। पूरे मैथ्स में कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रट दिया है, मजा नहीं आया पढ़ने में, समझ में नहीं आया, रटने बोल दिए हैं, ऐसा कहीं पे नहीं आएगा। तो कल से स्टार्ट करेंगे एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना, साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा क्लासेस भी आगे चलकर ले सकता हूं मैं, क्योंकि बड़ा सेक्शन है। जैसे ज्योमेट्री का सेक्शन में साइड साइड में चलाते रहता हूँ। जो अभी बैचेस चल रहे हैं शिक्षक भर्ती के, उनका लगभग ज्योमेट्री खत्म कर दिया संडे संडे को ले लेके 3-3 घंटा। तो ऐसे कभी कभी क्लासेस लग सकती हैं आपकी, सिलेबस आपका अच्छी से पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। एकदम बेस्ट टीम मिलेगी आपको, मतलब सभी फैकल्टीज मिलेंगे जो अच्छा अनुभव रखते हैं और लंबे समय से पढ़ा रहे हैं अपने अपने विषय को। एक ही फैकल्टी 4 विषय नहीं पढ़ाएगा आके आपको, हर अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टी रहेंगे। जैसे हिंदी के सर आए, पर्यावरण के सर आए, मैथ्स वाले आए, ऐसे करके हर विषय के अलग अलग फैकल्टी मिलेंगे आपको। प्रॉपर समझ में आएगा, समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक से पढ़ाएंगे, उड़ाएंगे नहीं ऐसा आके। कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, ये सब नहीं होगा, एकदम बेसिक से चलेंगे, अपने अपने विषय को एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। रेगुलर आइए, नोट्स बनाइए, दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। सब कुछ आपको मिल जाएगा क्लास नोट से ही, सब कुछ मिलेगा, हर विषय का बोल रहा हूँ, किसी एक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, हर विषय का मिलेगा आपको। तो कल आइए, इसके आगे कल देखते हैं। फिर बस रेगुलर आइए, उसमें गड़बड़ी मत करिए। रेगुलर अगर आ रहे हैं तो चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी टीम उड़ान के आपके साथ रहेगी। कुछ भी कभी भी डाउट आता है आपको, आप कभी भी बात कर सकते हैं फैकल्टी से। क्लास में नहीं कर पा रहे, क्लास के बाहर कर लीजिए। तो आप रेगुलर आइए, पढ़िए, दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी आपको। कुछ डाउट है मन में तो पूछ सकते हैं, इसके आगे कल पढ़ाऊंगा ही मैं। और कुछ डाउट है किसी चीज को लेकर, सीडीपी की क्लास लगेगी, उसकी चिंता मत करिए। अच्छे फैकल्टी मिलेंगे आपको हर विषय के, जो मेन फैकल्टीज है वही पढ़ाएंगे, हर विषय के अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे आपको। उसके बावजूद अगर कुछ डाउट अगर आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो बता दीजिए बिल्कुल मैनेजमेंट को, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। तो हर विषय के अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। केवल आप रेगुलर आइए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए।
और पोस्ट कहीं ना कहीं इस साल आएगी ही। आप देख रहे हैं लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कला संकाय वाले देखे होंगे आप लोग, रोज कभी मंत्री, कभी विधायक, कभी किसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो जल्द ही इसी साल तो हो जाएगा, ये तो पूरा संभावना है। देखिए अब उतना तो नहीं बोल सकते आप लोकसभा चुनाव के पहले आएगा कि बाद में, लेकिन प्रक्रिया जारी है, तो आ सकता है एग्जाम, कभी भी आ सकता है, लेकिन एक आध 2 महीने तो भी नहीं हो जाएगा कि 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस साल, लेकिन हो जाएगा, ये तो पक्का गारंटी। देख लीजिए जून जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है, मेरे को लग रहा है, जो डेट लग रही है जून जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है एग्जाम, जो संभावना लग रही है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था वैसा ही कुछ प्लान हो सकता है। सीजी टेट लेगा, जैसे लास्ट टाइम लिया था ना, लेगा ही, सीजी टेट लेगा ही, अगर वो शिक्षक भर्ती को प्लान किया तो सीजी टेट को लेगा ही, जैसा लास्ट टाइम लिया था 2023 में 10 जून को एग्जाम लिया, उससे पहले सीजी टेट लिया था। जैसे ही शिक्षक भर्ती का माहौल बढ़ा था, याद है वो जो 12,489 पद की घोषणा हुई थी, उसके 2 महीना बाद सीजी टेट लिया था वो। तो जैसे ही घोषणा हुई कि वैकेंसी आने वाली है, वो सीजी टेट को लेगा ही वो। बाकी सी टेट को भी दीजिए आप लोग, जब तक वो ऐसा है अटेम्प्ट तो गिनाता नहीं उसमें शायद, तो बैठिए, वो निकलता है तो उसको भी लगा सकते हैं, तो सीजी टेट नहीं है तो सी टेट भी लगा सकते हैं आप, दोनों ही जो है वैलिड है, सीजी टेट भी और सी टेट भी। लेकिन सीजी टेट लेगा, कंफर्म है लेगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले सीजी टेट लेगा ही वो। क्या पर व्याख्याता का उसका प्लान कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी के लिए प्लान कर रहे हैं हम लोग, 4-5 महीने लगेगा। अगर एग्जाम का डेट पहले आ गया तो फिर थोड़ा सा हम क्लासेस का शेड्यूल बढ़ा देंगे, बाकी 4-5 महीने लगता है लगभग अच्छी से पढ़ाने में। वर्ग 1 का कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, व्याख्याता के लिए मेरे को नहीं लगता है क्या, प्लान कर रहे हैं। चलिए ऑनलाइन में किसी को डाउट है कुछ, कल मिलते हैं फिर इसके आगे, वही देखेंगे किसका डिमांड ज्यादा है, क्योंकि सारे विषय का देखते प्लान कर रहे हैं। जब तक तैयारी करिए, इधर तैयारी करिए भाई, जब तक वर्ग 2 और व्याख्याता में सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यार, ठीक है वो पद बड़ा है, ठीक है भाई, वर्ग 1 वर्ग 2 अपने आप में बहुत अलग चीज है, लेकिन जब तक तैयारी तो करते रहो, सब दे दो ना यार, जो जो एलिजिबल हो, कुछ तो मिलेगा कम से कम। सब अच्छा है, वर्ग 3 भी अच्छा है, वर्ग 2 भी, वर्ग 1 भी अच्छा है, सबकी सैलरी, और अभी तो स्टाइपेंड वाला लफड़ा भी खत्म कर दिया, तो पैसा ही पैसा रहेगा फिर तो। अच्छा अच्छा, उसके लिए ठीक ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बाकी प्लान कर रहे हैं व्याख्याता के लिए भी, अगर होता है तो बता दिया जाएगा आप लोग को। जब तक इसको पढ़िए आप लोग, रेगुलर आइए, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कल मिलते हैं फिर, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जो आज घूमने फिरने आए थे बस कल प्रॉपर कॉपी लेके आएंगे भाई, इसलिए ज्यादा पढ़ाए नहीं हूँ, पीपीटी मिल जाएगा लेकिन कॉपी लेके आएंगे कल, जो आज केवल घूमने के पर्पज से आए थे। चलिए कल देखते हैं।